वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हम बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम समझते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये रिप्रेजेंट करता है पैटर्न जो है स्टैटिस्टिक का, जैसे कि मीन हो गया या प्रोपोर्शन हो गया, और कैलकुलेट किया जा गया है मल्टीपल सैम्पल से जिनको ड्रॉ किया गया है सेम पॉपुलेशन से। और ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में हमें कि कैसे सैम्पल रिज़ल्ट जो है वो वेरी करते हैं और क्यों एस्टिमेट ऑफ डिफ़र करते हैं सैम्पल्स के अक्रॉस। अगर हम देखें एग्जाम्पल लें तो अगर हम रिपीटेडली सैंपल लेते हैं 50 स्टूडेंट्स का और उनकी हाइट कैलकुलेट करते हैं, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन एवरेजेस की फॉर्म करती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन की। और ये कॉन्सेप्ट क्रूशल है क्योंकि ये अंडरपिन करता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, अलाउ करता है हमें कि अब प्रोडिक्शन कर सके पॉपुलेशन के बारे में, जो कि बेस करती है सैम्पल डेटा के ऊपर। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाईलाइट भी करती है वेरिएबिलिटी, शो करती है कि जो लार्जेस्ट सैम्पल है वो प्रोड्यूस करते हैं एस्टिमेट जो कि क्लोज़र हो ट्रू पॉपुलेशन के। और ये ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्ट करने में कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्ट करने में, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बेसिस जो है डिटरमाइन करने में प्रोबेबिलिटीज़ और जो क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। और इन प्रैक्टिस हम देखें बिजनेसेस यूज़ करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ताकि प्रेडिक्ट करें कस्टमर बिहेवियर। ना द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्सप्लेन। अब जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ये कॉर्नर स्टोन है स्टैटिस्टिक का, जो कि बताता है कि जैसे ही सैम्पल साइज़ बढ़ता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सैम्पल मीन्स की वो अप्रोच करती है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस के पॉपुलेशन ओरिजिनल शेप। ये प्रिंसिपल पावरफुल है क्योंकि ये अलाउ करता है स्टैटिस्टिशियंस को कि अप्लाई करें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मॉडल इवन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अननोन या स्क्यूड है। और अगर हम लेते हैं 1000 ऑफ सैम्पल जो है 30 ऑब्जर्वेशन जो है ईच फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ इनकम, सो ये जो मीन्स हैं इन सैम्पल्स के ये फॉर्म करेंगे बेल शेप कर्व। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम एनेबल करता है यूज़ करना जो है वो अलाउ करता है यूज़ करना जो है वो जी स्कोर्स का, और जो टी स्कोर्स होते हैं उनको हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो कि सिंप्लीफाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये एक्सप्लेन भी करता है कि क्यों लार्ज सैम्पल से मिलती है ज़्यादा रिलायबल एस्टिमेट, क्योंकि वेरिएबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है साइज़ के साथ। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की, तो इसमें आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल जो मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर सैम्पल एवरेज जो है वो प्रेडिक्ट करता है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जहाँ पर सैम्पल रिटर्न अप्रोक्सीमेट करता है मार्केट ट्रेंड्स। नाउ द पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सो जो पॉइंट इंटरवल होता है इसमें यूज़ किया जाता है सिंगल वैल्यू जो कि आती है सैम्पल डेटा से एस्टिमेट करने के लिए का नॉन पॉपुलेशन पैरामीटर, जैसे कि मीन या प्रोपोर्शन। और एक अच्छा जो एस्टिमेटर है उसके अंदर होना चाहिए डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, अनबायसनेस, मीनिंग मतलब ये कि इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इक्वल हो ट्रू पैरामीटर के। और कंसिस्टेंसी, जहाँ एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव होती है जैसे ही सैम्पल साइज़ बढ़ता है। और एफिशिएंसी जो कि मिनिमाइज़ करती है वेरिएबिलिटी एस्टिमेट्स के दरमियान। और एग्जांपल लें तो जो सैम्पल मीन है वो जनरली एक अनबाइस्ड और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। और ये क्वालिटीज़ यकीनी बनाती है रिलायबिलिटी डिसीजन मेकिंग में। और ये कि बिजनेसेस और जो रिसर्चर्स होते हैं रिलाई करते हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स के ऊपर ताकि समराइज़ करें डेटा क्विकली, लेकिन वो रिकग्नाइज़ भी करते हैं लिमिटेशंस। सिंगल एस्टिमेट में कमी आती है इन्फॉर्मेशन की अनसर्टेनिटी के बारे में, और इसी वजह से अंडरस्टैंड करना क्वालिटीज़ को क्रिटिकल होता है। और ये हेल्प करता है सेलेक्ट करने में अप्रोप्राइट एस्टिमेटर और इंटरप्रेट करने में जो रिजल्ट है उनको एक्यूरेटली। नाउ द इंटरवल एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो एड्रेस करता है कि अनसर्टेनिटी इनहेरेंट है पॉइंट एस्टिमेट में, और प्रोवाइड करते हुए जो एक रेंज होती है वैल्यूज़ की मुमकिन तौर पे जिसमें ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है। और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कंबाइन करता है जो पॉइंट एस्टिमेट होते हैं कम मार्जिन ऑफ एरर के साथ, जो कि दिखाता है वेरिएबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। और एग्जांपल लें तो अगर एक सर्वे एस्टिमेट करता है कि 60% जो है कस्टमर
प्रेफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो रेंज होगी उसकी 57 से 63%, और ये इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी जो है ट्रू प्रोपोर्शन के बारे में। और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कि 90, 95 या 99 बताते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस हैं हम कि इंटरवल जो है वो उसमें शामिल हो ट्रू वैल्यू। और हाई कॉन्फिडेंस जो है वो वाइड करता है इंटरवल्स, और ये इंटरवल्स ज़रूरी होते हैं रिसर्च में, बिजनेसेस में, क्योंकि ये कन्वे करते हैं प्रिसीशन और रिलायबिलिटी। अंडरस्टैंड करना इंटरवल एस्टिमेशन को यकीनी बनाता है इन्फॉर्म डिसीजन एक्नॉलेज करते हुए अनसर्टेनिटी, ना कि रिलाई करना सोली तौर पर सिंगल पॉइंट प्रेडिक्शंस के ऊपर। नाउ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो एक स्ट्रक्चर मेथड होता है इवैल्यूएट करने के लिए क्लेम्स जो है पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में यूज़ करते हुए सैम्पल डेटा, और इसकी शुरुआत होती है दो स्टेटमेंट्स के साथ, नल हाइपोथेसिस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नो इफ़ेक्ट या फिर डिफरेंस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि बता रहा है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट या डिफरेंस। और प्रोसेस जो होता है इसमें कलेक्ट किया जा रहा होता है सैम्पल डेटा, कलेक्ट किया जाता है एक स्टैटिस्टिक और कंपेयर किया जाता है इसको एक क्रिटिकल वैल्यू या पी वैल्यू से डिसाइड करने के लिए कि क्या रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को। और एग्जांपल लें तो एक कंपनी जो है वो टेस्ट करती है कि क्या न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अगर कंपेयर करें पुराने से तो स्ट्रांगली एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। अगर जो है वो स्ट्रांगली एविडेंस जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है नल हाइपोथेसिस, कंपनी कंक्लूड करती है प्रोग्राम जो है वो इफ़ेक्टिव है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाइडली यूज़ होती है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी, और ये प्रोवाइड करता है सिस्टमेटिक अप्रोच डिसीजन मेकिंग के लिए अनसर्टेनिटी के अंदर, रिड्यूस होती है रिलायंस जो इंट्यूशंस के ऊपर। अंडरस्टैंड करना इसके स्टेप्स, फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस, सेट करना सिग्निफिकेंस लेवल और इंटरप्रेट करना रिजल्ट, ये ज़रूरी होता है एक्यूरेट और क्रेडिबल कंक्लूजन्स के लिए। और द कंपेयरिंग ग्रुप एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, जब कंपेयर किया जा रहा है दो ग्रुप्स को, जैसे कि एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स का जो कि जिनको सिखाया गया डिफरेंट मेथड्स के साथ, हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कि क्या ऑब्जर्व डिफरेंसेस जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं। अब लार्ज टेस्ट जो होते हैं उनके लिए सी टेस्ट जो है वो कॉमनली तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जबकि स्मॉल जो टेस्ट होते हैं, स्मॉल सैम्पल जो है, लार्ज सैम्पल के लिए जी टेस्ट, जबकि स्मॉल सैम्पल जो है रिक्वायर करते हैं जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमिलर है नॉर्मल कर्व के, लेकिन इसकी हैवियर टेल्स होती हैं जो कि सूटेबल बनाता है इसको ऐसे सिचुएशन के लिए जो कि लिमिटेड डेटा के साथ होती है। तो लार्ज सैम्पल्स के लिए जी टेस्ट, जबकि स्मॉल सैम्पल रिक्वायर करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल लें तो एक रिसर्चर जो कि स्टडी कर रहा है इफेक्ट न्यू डाइट का वेट लॉस पे, तो स्मॉल ग्रुप के अंदर वो यूज़ करेगा एक टी टेस्ट ताकि कंपेयर करे रिजल्ट्स कंट्रोल ग्रुप के अगेंस्ट, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बेस करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि प्रोवाइड करता है रेंज डिफरेंसेस के लिए जो कि होते हैं मीन्स के दरमियान। और ये मेथड जो है वो क्रिटिकल है एकेडमिक राइटिंग में भी, बिजनेस एनालिटिक्स में भी, जहाँ पे डिसीशंस हिंज होते हैं कंपेयर करने पे परफॉर्मेंस जो मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड करना कब अप्लाई किया जाए जी टेस्ट या फिर टी टेस्ट इंश्योर करता है एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन और रोकता है मिसलीडिंग कंक्लूजन जो है डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।